इसमें दो पार्ट आएंगे, दो चैप्टर हैं, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक मोशन इन प्लेन। तो पहले हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो बना लो आप हेडिंग अपना। क्या मतलब मैकेनिक्स का? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। आप सिर्फ ये हेडिंग लिखना, बाकी नहीं लिखना आप लोग, ठीक है, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखना, हेडिंग नोट करो बस। तो मैकेनिक्स में किसकी बात हो रही है बेटे? इसमें बात हो रही है मोशन की, ठीक है। किसके मोशन की बात हो रही है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अब नॉन मटेरियल में हमारे पास जैसे लाइट आ जाएगी, वो नहीं बात करने वाला हमने, है ना। जो मटेरियल हो, जिसके पास अपना मास हो, तो वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे। वो किस में आ रहे हैं? मोशन में आ रहे हैं। आगे मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है इसका? स्टैटिक है। ये रहा पहला पार्ट इसका। ये तीन टाइप की है। ये पहला पार्ट इसका स्टैटिक आ गया। स्टैटिक जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं किस में रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। तो इसमें डील्स द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। इसमें सारे ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट के ऊपर हैं। तो स्टैटिक में तो रेस्ट पे हो रही हैं। सेकेंड वन इज काइनेमेटिक्स, जो हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, यूनिट का नाम काइनेमेटिक्स ही है। इसमें क्या पढ़ते हैं हमने? इट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमने मोशन की बात करनी है, ठीक है। अब किसकी बात नहीं करनी है? विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल कोज। एक्सटर्नल कोज जैसे फोर्स कौन लगा रहे हैं, फोर्स का नेचर क्या है, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी हमने, ठीक है। सिर्फ बात किसकी होगी कि जो ऑब्जेक्ट है किस में है, वो मोशन में है, सिर्फ बात इसकी होगी, ठीक है। उसके बाद इट डील्स विद नेचर ऑफ मोशन। अब हमें क्या क्या और पता होना चाहिए कि इस मोशन का नेचर कैसा होगा। अब मोशन के नेचर में कौन कौन आता है? हाउ फास्ट, मतलब कि बात होगी टाइम की, कि कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। ऑन व्हाट पाथ, उसका रास्ता किस तरह का है। इट रिलेट द पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। और हमने किस किस बात पे ध्यान देना है, हमने क्या क्या देखनी है उनकी? हमने उनकी पोजीशन देखनी है, हमने उसकी वेलोसिटी देखनी है, अगर वेलोसिटी आएगी उसमें चेंज आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी आएगी, और हमने बात करनी है टाइम की। तो इन सब के बारे में बात करनी है हमने। थर्ड पॉइंट इसका डायनेमिक्स है। थर्ड पॉइंट डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स क्या होता है? दोबारा वही चीज़ है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसमें बात किसकी होगी? स्टडी ऑफ मोशन की बात होगी। लेकिन पहले वाले में था कि हमने एक्सटर्नल कोज को नहीं देखा था, इस बार देखना है। तो हमने लिख दिया विद टेकिंग एक्सटर्नल कोज लाइक फोर्स, नेचर वगैरह। अभी इनको आपने देखना है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हमने इसको पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ना सिर्फ काइनेमेटिक्स ही है। तो डायनेमिक्स पढ़ना नहीं है, तो इसलिए बस लिख दिया कि होता क्या है, डिफाइन लिख दी मैंने इसकी। सही है ना? आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है रेस्ट का। क्या है रेस्ट? व्हेन ऑब्जेक्ट विल नोट आएगा यहाँ पे ना, विल नोट चेंज, यहाँ पर ठीक कर लेना। ऑब्जेक्ट विल नोट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो वो किस में आ गया? वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, हाउस है, बुक है, एक्सेट्रा। सही है। मोशन में आ जाओ। ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है वो मोशन में आ जाता है। एग्जाम्पल इसका मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जितने रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, मतलब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अब रिलेट कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई व्हीकल है, ये मैंने कोई व्हीकल बना दिया, इससे मतलब पर्सन बैठे हुए हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और एक पर्सन बाहर है सी। व्हीकल में दो पर्सन बिठा दिए मैंने, ए और बी, एक बाहर बिठा दिया सी। बात करते हैं सिर्फ एक की पर्सन, बात कर लो बी की। जब बी को ए ने देखा तो बी ए के साथ बैठा हुआ है, तो जो बी है ना
वो ए के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो ए के रिस्पेक्ट में बी किस में है, रेस्ट पे हो गया। लेकिन सी देख रहा है कि पूरी कार चल रही है, ये दोनों भी चल रहे हैं, तो सी देख रहा है कि जो बी है वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो एक ही टाइम पर जो बी है वो इसके लिए तो रेस्ट पे है और इसके लिए, तो दोनों चीजें आपस में रिलेट कर गई, इसलिए बोल दिया कि दीज बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाओ पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसको आपने बोलना है पॉइंट ऑब्जेक्ट है और किसको बोलना है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो देखते हैं। यहां बात करी गई है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स साइज। इसका मतलब समझ लो क्या होता है, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्हीकल है, उस व्हीकल की मान लो अपनी लेंथ 5 मीटर है, मान लो उसकी अपनी लेंथ कितनी है 5 मीटर है, और वो थोड़ी दूर जा रहा है। थोड़ी दूर जा रहा है मतलब मैं मान लेता हूँ कि वो जा रहा है 100 मीटर पे, वो 100 मीटर पे जा रहा है। अब 100 मीटर ये रहा, उसकी खुद की लेंथ कितनी है 5 मीटर है, तो मैं इसकी लेंथ को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। तो मैं यहां बोलूंगा जो कार है ना, इट इज नॉट ए पॉइंट मास। जो कार है इट इज नॉट ए पॉइंट मास। तो मैंने सिर्फ कार को नहीं देखा, मैंने क्या देखा, मैंने देखा डिस्टेंस कितना चल रही है वो। तो अगर डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सोच के देखो, यही कार अगर ट्रेवल कर जाए 10,000 मीटर, 10,000 मीटर का मतलब वो कितना हो गया 10 किलोमीटर हो गया। अब 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर मतलब हो गया 10,000 मीटर हो गया। तो अब तुम देखो बेटे, ये 10,000 के कंपैरिजन में ये जो 5 है ये बहुत ही कम है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है कि नहीं है। ये नेग्लिजिबल है। कैसा है ये नेग्लिजिबल है। तो मैं कह दूंगा कि ये जो कार है जब वो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो एक कार क्या बन जाएगी, ये बन गई पॉइंट मास। क्या बन गई है, ये पॉइंट मास बन गई कार। यहाँ पे पहला मोशन देख लो, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, डिफाइन पढ़ लें इसकी। ट्रांसलेशन मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसके पाथ को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल माने 1D मोशन, शॉर्ट फॉर्म में 1D बोल दिया करेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, मैंने बोला ये ओरिजिन है, मान लो ये है एक्स एक्सिस, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया, तो मुझे उसकी पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ सिंगल एक्सिस की ज़रूरत है, सिंगल एक्सिस चाहिए हमारे को। तो मैं बोल दूंगा कि वो 1D के अंदर आ गया। जैसे पहला एग्जांपल क्या है यहाँ पे, कार रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो मान लो कि कोई कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ सीधी लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट रोड में जा रहा है, तो उसके मोशन को मैं क्या बोल दूंगा, रेक्टिलिनियर है। दूसरा देखो, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप या ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। अगर मैं किसी बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो वो डाउनवर्ड ही आएगी, ठीक है ना, वो अपना मोशन जो है वो ऐसे ऐसे नहीं बदलेगी, सिर्फ सीधी लाइन में नीचे आ रही है। जो सीधी लाइन में आ रही है तो मैं कह दूंगा कि इसके लिए मेरे को वाई एक्सिस की जरूरत है। तो वाई एक्सिस दोबारा कौन सा डायमेंशन हो गया, 1 डायमेंशन हो गया, 1D हो गया। ऐसी है ना, चाहे एक्स हो चाहे वाई चाहे जेड हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ सिंगल डायमेंशन था, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़ो, कौन सा पाथ है, कर्वीलिनियर मोशन। मतलब कि क्या होगा, एग्जांपल समझ लो, इफ द ट्रेजेक्ट्री इज इन ए प्लेन, मतलब प्लेन आ गया। अब प्लेन किस तरह आ गया, एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एग्जांपल से देख लो क्या कुछ है। अ बॉल थ्रोन एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, मतलब कि कोई बॉल है, उस बॉल को हमने किसी एंगल पे फेंक दिया, ऐसे करके कोई एंगल बनाया और फेंक दिया, तो बॉल यूं जाके यूं आ रही है मान लो,
अब यहाँ पर दो तरह का मोशन कवर हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, तो गौर करो बॉल हर मोमेंट पे आगे बढ़ रही है, हर मोमेंट पे आगे बढ़ रही है। तो एक एक्सिस चेंज हो गया, आधे रास्ते बॉल ऊपर जा रही है और बाकी आधे रास्ते बॉल जो है वो नीचे आ रही है। तो एट एवरी मोमेंट यहाँ पर दो तरह की एक्सिस बदल रही थी, एक एक्स बदल रही है और एक वाई बदल रही है। तो बेटे ये मेरा प्लेन हो गया, इसको मैं बोल दूंगा 2D प्लेन, ये 2 डायमेंशन होगी यहाँ पे, यही है ना। आगे देखो, स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग व्हेन वर्ल्ड डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ, मतलब कि हमने किसी रस्सी के साथ एक स्टोन बांधा और उसे घुमा दिया, स्टोन बांधा उसे घुमा दिया हमने, तो वो दोबारा फिर एक प्लेन में घूम रहा है। उसके बाद इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर कोई इंसेक्ट है वो चल रहा है, तो उसने सीधा नहीं चलना, सिर्फ वो ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। जाके बेटे नेक्स्ट है, इफ पाथ इज नॉट ए प्लेन। अब प्लेन की बात नहीं हो रही, लेकिन अब हमें पूरा एक स्पेस चाहिए या वॉल्यूम चाहिए, तो मोशन कौन सा आ जाएगा, 3D मोशन आ गया, 3 डायमेंशनल आ गया। हम बात कर रहे हैं 3D मोशन की, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन कवर करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, इंसेक्ट फ्लाइंग इन ए रूम, अगर कोई इंसेक्ट किसी रूम में उड़ रहा है मान लो, तो वो अप जा सकता है, डाउन जा सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं पर भी उड़ सकते हैं, ठीक है जी, वो किसी भी तरह का मोशन ले सकते हैं। तो उसे उड़ने के लिए तीनों डायमेंशन उसके पास अवेलेबल है, वो एक वॉल्यूम में उड़ सकते हैं। और अगला है मोशन ऑफ ए फुटबॉल ओवर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि फुटबॉल मैच में जो फुटबॉल है वो पूरे ग्राउंड में घूमेगा। जिससे मान लो कोई ग्राउंड है, तो उसमें जो फुटबॉल है वो इधर भी जाएगा, इधर इधर सारा ग्राउंड कवर करेगा और हाइट भी कवर करेगा। तो जो हाइट कवर कर लेगा, मान लो अगर मैंने इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, तो हाइट को मैं जेड बोल दूंगा, तो जब फुटबॉल ऊपर जाएगी तो वो हाइट भी कवर कर रही है, तो तीनों तरह की एक्सिस कवर कर रही है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए वो देखो, इसके लिए कोई मान के चलो एक ओरिजिन होगा, ओरिजिन, यहाँ पर एक पर्सन होगा जिसको मैं बोलूँगा वो ऑब्जर्वर है। क्या है वो, ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, और वो किसी को देखेगा। मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई व्हीकल है और व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या दिखा दिया, ओरिजिन दिखा दिया, एक्स एक्सिस दिखा दिया, ऑब्जर्वर दिखा दिया, बॉडी दिखा दी जिसको इसने ऑब्जर्व करना है, बॉडी को ही ऑब्जर्व कर रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, कितने टाइम में बॉडी क्या कवर कर रही है, बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, सारी बातें नोट होंगी। ये सारे को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ बॉडी कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, मतलब कि कोई दूसरी बॉडी होनी चाहिए जो इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। उसके बाद फॉर ए मोशन टू बी ऑब्जर्व्ड देयर मस्ट ए बॉडी विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, मतलब कि अपने पोजीशन को चेंज कर रही होगी, मतलब कि 1 मिनट में इसकी डिस्टेंस कुछ और होगा, 2 मिनट में कुछ और होगा, तो अपनी पोजीशन लगातार बदल रही है। अच्छा, उसके बाद अब पर्सन होगा जो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग द मोशन, जो सारे मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है वहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद जो पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे, ठीक है। ये सारे मिलाकर के बनते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्केलर क्वांटिटी बना लो पहले आप लोग, कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटीज, जिनके पास क्या होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई भी डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पर मास लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, मैंने मास बोल दिया 5 kg, मैंने डायरेक्शन कोई नहीं बोली, ठीक है, तो 5 kg वॉज इनफ। जो 5 kg में बोल रहा हूँ वो मैग्नीट्यूड है, क्या है वो, ठीक है। तो फिर मास एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड पे आ जाओ, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है मान लो 50 मीटर पर सेकंड,
सिर्फ बात स्पीड की हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो स्पीड दोबारा फिर एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ, मान लो किसी चीज़ की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। अब लेंथ नापने के लिए मेरे को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। आगे, दे कैन बी एडिड, उनको ऐड करना हो, सबट्रैक्टेड माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, सब कुछ सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से हो जाएगा, जैसे आप सिंपल मैथ सोल्व करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सही है, आगे बढ़ते हैं, वेक्टर पे आ जाओ। पढ़ो क्या है वेक्टर, विच है बोथ, दोनों ही हो, दोनों क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या इसका, फोर्स। अब ये देख लो फोर्स का एग्जाम्पल कैसे बोलना है। देखो, मान लो कि मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाना है और हमने इसमें फोर्स लगानी शुरू कर दी। मान लो फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की, लेकिन इस तरफ लगा रहे हैं, डायरेक्शन बदल दी मैंने। तो जो 15 न्यूटन है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्या उसका मैग्नीट्यूड हो गया। पर क्या मैं डायरेक्शन सही लगा रहा हूँ, क्या अब ऑब्जेक्ट बी पे जाएगा, बी पर नहीं जाएगा। तो डायरेक्शन भी जरूरी है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी सही चाहिए, ठीक है जी, ये इसका मतलब हो गया। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट है जो क्या बताती है, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट देखना है आपने और फाइनल पॉइंट देखना है, सिर्फ इन दोनों को देखना है आपने, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, वेलोसिटी में एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड और वो जा रहा है मान लो ईस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर दो बातें होगी, स्पीड बता दी हमने इसकी और हमने इसकी डायरेक्शन भी बता दी। जब आपने इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, और ये बन गई वेलोसिटी। क्या बन जाएगी, ठीक है। दे कांट बी एडिड, उन्हें आप सिंपल तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास कुछ अलग तरह के लॉज चलेंगे, वो हम बाद में समझेंगे। अच्छा, दिखाना कैसे इनको, एक एरो से दिखाना है हमने, एरो हेड ओवर इट। जैसे मान लो मुझे दिखानी है वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा v, ऊपर मैं एरो लगा दूंगा। मेरे को दिखानी है एक्सेलरेशन, तो मैं लिखूंगा a, ऊपर मैं एरो लगा दूंगा। मुझे दिखानी है फोर्स, मैं ऊपर एरो लगा दूंगा। ये चीज़ है, सही है। क्या होती है स्पीड, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन, ये ना फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये इसकी ऐसा यूनिट है। अगर मैं पूछूं आपसे इसकी सीरियस यूनिट कितनी है, क्या आंसर आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सही। टाइप देख लो आप इसकी, पहले देखो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस भी इक्वल है, टाइम भी इक्वल है, तो तुमसे क्या बोल दोगे, यूनिफॉर्म है वो। फिर आ गया नॉन यूनिफॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, पहले दोनों बराबर थे अब एक अनइक्वल हो गया, तो उसको बोलते हैं हमने नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज एवरेज, कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालेंगे, वो एवरेज हो गया उसका। अब थोड़ा इंस्टेंटेनियस समझना है हमने, डिफाइन क्या इसकी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी एक गिवन इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होती है उसमें क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बाइक पर जा रहे हो, बाइक चल रही है और आपने से पूछा कि अभी आपकी स्पीड कितनी है, तो स्पीडोमीटर में जो स्पीड शो होगी, जो भी स्पीड शो होगी, मान के चलो स्पीड शो हो रही है 52 किलोमीटर पर आवर की, तो ये जो स्पीड है ये उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड है, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब लिखना कैसे वो देखो, आप इसका फॉर्मूला लिखिए, आप इसे लिखोगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एल टी से दिखाएंगे, एल टी माने लिमिट, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो,
आगे मैं लिखूंगा डिस्टेंस को लिखूंगा स्मॉल दिखाऊंगा, स्मॉल डेल्टा एस दिखा दो आप इसको। जो इंस्टेंटेनियस है ना उसमें जो डिस्टेंस चेंज हुआ, ये देखो बेटे इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो डिस्टेंस चेंज हुआ बड़ा छोटा सा था वो, वेरी स्मॉल चेंज। तो वेरी स्मॉल के लिए मैंने क्या लगा दिया, डेल्टा लगा दिया। तो डेल्टा एस माने वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और डेल्टा टी माने वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी में टाइम की लिमिट आपने साथ लेके चलनी है, वो क्या बन जाएगा बेटे, डी एस अपॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इट इज द डेरिवेटिव, इट इज द डेरिवेटिव किसका भला, एस का। और एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, स्पीड में बोलना डिस्टेंस है, किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में।